सेवा और संकल्प की प्रतिमूर्ति एलिजाबेथ गेरेट। आज तो मेडिकल कॉलेज के अहाते में देखें या किसी चिकित्सालय के क्षेत्र में लंबा सा कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए कितनी ही महिला मेडिकल शिक्षार्थी व महिला डॉक्टर बेहिचक घूमती दिखाई पड़ती हैं, पर एक दिन ये स्थिति नहीं थी। महिलाओं के लिए डॉक्टरी के दरवाजे बंद थे। उन्हें कमजोर दिल समझकर इस कार्य के सर्वथा अयोग्य ठहरा दिया गया था। डॉक्टरी सेवा पर पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती देने व उसे तोड़ने वाली एक साहसी महिला को नारी समाज को इस क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, ये कहानी सुनकर उसकी सच्चाई पर सहज विश्वास नहीं होता। इस कहानी की नायिका थी इंग्लैंड की पहली महिला डॉक्टर एलिजाबेथ गेरेट। ब्रिटेन के उस संपन्न परिवार में उस दिन तूफान उठ खड़ा हुआ जब परिवार की एक 24 वर्षीय कन्या ने एक अनहोनी बात कही थी, मैं डॉक्टर बनूंगी। ये सन 1850 की बात थी। वो कन्या थी एलिजाबेथ गेरेट, ब्रिटेन के संपन्न और अभिजात्य नागरिक न्यूसन गेरेट की लाडली कन्या, शालीन और सुरुचि संपन्न परिवार के सब सदस्यों की प्रिय पात्री लिजा, जिसके इस कथन में इंग्लैंड की ही नहीं विश्व की सभी महिलाओं का भविष्य बोल रहा था। वो इंग्लैंड के चिकित्सा जगत में पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। लिजा की मां ने सुना तो वह लोकनिंदा के भय से कांप उठी। बाप रे बाप, गेरेट परिवार की कन्या और डॉक्टरी का पेशा करे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी लाडली को इतना ही कह सकी, लिजी, यह अपमान मुझे मार डालेगा। पापा ने सुना तो उनकी गरजदार आवाज से घर कांप उठा। पर इस तूफान में भी एलिजाबेथ बिना कांपे स्थिर खड़ी थी। उसका निश्चय अटल था। उसने दृढ़ पर विनम्र शब्दों में पापा से कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी। न्यूसन गेस्ट व्यापारी आदमी थे। मनुष्य की हर इच्छा के पीछे धन प्राप्ति की कामना को एकमात्र केंद्र समझने वाले। वे सोचने लगे कि उनकी पुत्री को किस बात की कमी है जो वह डॉक्टर बनकर नौकरी करना चाहती है। औरतें और डॉक्टरी, ये तो नर्सिंग से भी अधिक परेशानी का काम है। उन्होंने पूछा, इसमें परेशानी की क्या बात है पापा? महिलाओं ने नर्सिंग का काम करके मानवता की कितनी सेवा की है। क्रीमिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सेवा कार्यों को तो आप जान ही चुके हैं। और फिर ईश्वर द्वारा रचे गए मनुष्य शरीर और उसकी क्रिया पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने में अपमान की क्या बात है? यह मेरी समझ में नहीं आता। मी शून्य गेरेट अपनी पुत्री की इस तर्क संगत बात से सहमत हुए बिना न रह सके। उन्हें अपनी पुत्री के इस उत्तर से एक और सत्य का ज्ञान हुआ कि मनुष्य के सारे क्रियाकलाप, इच्छा कामनाएं केवल व्यक्तिगत सुखोपभोग अथवा अर्थलाभ की भावनाओं से ही प्रेरित नहीं होते, वह लोकहित के लिए भी कुछ करने के लिए तड़प सकता है। वे अपनी पुत्री के निश्चय से सहमत हो गए तथा उसे हर प्रकार से सहायता देने के लिए भी तैयार हो गए। लिजा के मन में डॉक्टर बनकर दीन दुखियों की सेवा करने की चाह बचपन से ही थी। समृद्ध परिवार की कन्या होते हुए भी वो गरीब महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा से अपरिचित नहीं थी। इस व्यवसाय पर पुरुष वर्ग का, जो प्रकृति से बुद्धिवादी व रुक्ष होता है, महिलाओं की तरह हृदय प्रधान व भावना प्रधान नहीं होता। एकाधिकार होने के कारण इन गरीबों को चिकित्सा सेवाएं सहज सुलभ नहीं हो पाती थीं। डॉक्टरों तक उनकी पहुंच नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास उनकी फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे। किसी प्रकार फीस जुटा भी ली जाती तो भी डॉक्टर लोगों से उन्हें उपेक्षा ही मिलती थी। वे उनकी चिकित्सा उस ध्यान व लगन से नहीं करते थे जितनी धनिकों की। समाज में दीनों की यह उपेक्षा देखकर ही उसके मन में डॉक्टर बनने की कामना जागृत हुई थी। उसे यह जानकर आश्चर्य होता था कि महिला डॉक्टर उसको अपने देश में देखने को भी नहीं मिलती थी। इससे उसे बड़ा दुख तो होता ही था, उसका संकल्प भी दृढ़ होता जाता था। उन दिनों विश्व की एकमात्र रजिस्टर्ड महिला डॉक्टर अमेरिका में थी। उनका नाम था एलिजाबेथ बेकवेल। वे एक बार इंग्लैंड भ्रमण के लिए आई थीं। ये लिजा का सौभाग्य था कि वे उसके विद्यालय में प्रवचन देने भी गईं। उनके इस प्रवचन में छात्राओं को चिकित्सा क्षेत्र में पदार्पण करने का आह्वान था। इससे लिजा के संकल्पों को बल मिला। जब वे डॉक्टर बन सकती हैं तो वह क्यों नहीं? और इस विश्वास के साथ उसने अपने निर्णय की घोषणा कर दी, जिसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया प्रतिकूल होते हुए भी आगे चलकर सहायक सिद्ध हुई।
उसके पिता सहयोग देने लगे। उन्होंने लंदन के एक जाने माने डॉक्टर से लिजा की पढ़ाई के संबंध में पूछताछ की तो इस विचार को मात्र दुराशा बताया। उसका कथन था, महिलाएं स्वभाव से कोमल और संवेदनशील होती हैं। ऑपरेशन थिएटर का वातावरण और रक्त रंजित क्रियाकलाप सहन करने के लिए उनकी यह प्रकृति अनुकूल नहीं होती। इस कारण कोई भी चिकित्सा संस्थान आपकी पुत्री को प्रवेश नहीं देगा और न कोई मेडिकल बोर्ड उसे परीक्षा में बैठने की स्वीकृति ही देगा। डॉक्टर के इस कथन ने लिजा की लहलहाती आशाओं पर तुषार का काम किया। किंतु कुछ पादप ऐसे भी होते हैं कि तुषार के बाद भी नई कोम्पले छोड़कर पुनः उसी प्रकार लहलहाने की सामर्थ्य रखते हैं। लिजा की आशाएं कुछ इसी कोटि की थीं। स्त्रियों के लिए कोई पृथक से मेडिकल संस्थान था नहीं। पुरुषों के लिए खुले संस्थानों के द्वार एलिजाबेथ गेरेट जैसी संकल्पशील महिलाओं के लिए भी बंद थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संकल्प को बिसारा नहीं। जहां चाह वहां राह के मंत्रानुसार उन्होंने उभयलिंगी मेडिकल संस्थान के द्वार खटखटाए। उभयलिंगी अस्पताल के गवर्नर विलियम हास ने उन्हें 6 माह की नर्सिंग ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर डॉक्टरी पढ़ने की सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। उन दिनों अस्पतालों व ऑपरेशन थिएटरों का वातावरण बहुत ही भयोत्पादक और जुगुप्सापूर्ण था। शल्य चिकित्सा बिना बेहोशी की दवा सुधाई की जाती थी। डॉक्टर शल्य क्रिया के दौरान जो कोट पहनते थे उन पर कई ऑपरेशनों के दौरान पड़े रक्त के धब्बे विद्यमान रहते थे। बाड़ों में मरीजों की उल्टियों की गंध तैरती रहती थी। इस वातावरण में आकर पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि महिलाएं वास्तव में ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकतीं। उनका सिर चकराने लगा, पर जब पुनः उन्होंने अपने मानवता की सेवा के उस शुभ संकल्प को याद किया तो उनमें साहस का संचार हुआ। कुछ समय बाद तो उन्होंने स्वयं को वातावरण का अभ्यस्त बना लिया। अस्पताल के अधिकारियों को आशा नहीं थी कि यह लड़की ऐसे वातावरण में टिकी रह सकेगी, किंतु जब उन्होंने लगन और धैर्य के बल पर अस्पताल की गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया तो वे उनसे बड़े प्रभावित हुए। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शून्य विलेज उन्हें फिजियोलॉजी व एनाटॉमी पढ़ाने लगे। पढ़ने में उन्होंने अपने साथी छात्रों को पीछे छोड़ दिया। एक दिन चिकित्सक ने जो प्रश्न पूछा उसे 41 छात्रों में से कोई नहीं बता सका, परंतु एलिजाबेथ गेरेंट ने बता दिया। 41 पुरुष मुंह देखते रह गए और एक महिला ने बाजी मार ली तो वे ईर्ष्या के मारे जल उठे। यह एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को विवश कर दिया कि वे एलिजाबेथ को कॉलेज से निकाल दें। या तो वे ही कॉलेज में पढ़ेंगे या ये लड़की ही। उनकी इस धमकी के आगे अधिकारियों को झुकना पड़ा और डॉक्टर बनने के लिए खुला यह मार्ग भी बंद हो गया एलिजाबेथ के लिए। कोई और होती तो शायद इस दूसरी ठोकर से टूट जाती, पर लिजा उस मिट्टी की नहीं बनी थी जो संकल्पों से पीछे हट जाए। वे चुप नहीं बैठीं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ग्लासगो, एडिनबर्ग तथा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के परीक्षा विभागों से पत्राचार किया ताकि कहीं से उन्हें परीक्षा में बैठने की स्वीकृति मिल सके, किंतु किसी ओर से भी आशाजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में एक मार्ग मिला, वह था रॉयल चार्टर के अनुसार सोसाइटी ऑफ पाथेकेरीज के द्वारा परीक्षा लिया जाना, जो 5 वर्ष के काम सीखे हुए और 6 महीने के बाद अनुभव प्राप्त प्रत्याशी की परीक्षा लेकर M0D0 की डिग्री देने के लिए अधिकृत संस्थान था। उन्होंने उक्त संस्थान से पत्र व्यवहार करके स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में M0D0 करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब वे पूरी तरह अध्ययन में जुट गईं। उनकी लगन देखकर कई डॉक्टरों ने उन्हें सहयोग दिया। 6 महीने के वार्ड अनुभव के लिए उन्हें पुनः नर्सिंग का काम करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन का कोई अस्पताल उन्हें मेडिकल की छात्रा मानने को तैयार नहीं था। इतना होने पर समस्याओं का अंत नहीं हुआ। सोसाइटी ऑफ पाथेकेरीज ने परीक्षा लेने से इनकार कर दिया। इस वचन भंग के लिए उन्होंने न्यायालय का द्वार खटखटाया, जिससे सोसाइटी वालों को झुकना पड़ा। वे परीक्षा में बैठीं और पास हुई। सोसाइटी की हठधर्मी के कारण उन्हें M0D0 की डिग्री तो नहीं मिली, पर प्रैक्टिस करने का अधिकार अवश्य मिल गया। ये लिजा की पहली विजय थी। डिग्री के अभाव में किसी सार्वजनिक चिकित्सालय में नियुक्ति पाना संभव नहीं था, अतः उन्होंने आर्थिक अनुदान से वर्कले स्ट्रीट में अपना निजी चिकित्सालय, इंग्लैंड का ऐसा प्रथम चिकित्सालय खोला जिसकी चिकित्सक एक महिला थी,
एलिजाबेथ गेरेट L0S0E0, जिसे अपनी इस चिरसंचित अभिलाषा को पूरी करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी पुरुषों के एकाधिकार से। वर्कले स्ट्रीट का ये छोटा सा चिकित्सालय अपनी महान चिकित्सक के कारण थोड़े ही दिनों में रुग्ण, स्त्री, बच्चों और गरीबों के लिए एक देव मंदिर बन गया जहां वे रोते हुए आते थे और मुस्कराते हुए लौटते थे। उनकी इस लोकप्रियता और सेवा भावना को देखते हुए उनकी नियुक्ति मोरप्लेस स्थित सेंट मेरी डिस्पेंसरी में चिकित्सक के रूप में हो गई। लिजा के मन की साध पूरी हुई थी। वह नौकरी नहीं सेवा साधना करती थी। हर सप्ताह हजारों गरीब बच्चे व स्त्रियां उनकी चिकित्सा से लाभ उठाती और उन्हें सहस्त्र वर्ष जीने की दुआ देती घर लौटी। वे अपनी 3 सहायिकाओं के साथ दिन रात सेवा में जुटी रहती। लोगों पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें सेवा की मूर्ति, नारी को सेवा के अधिकार क्षेत्र से वंचित रखने की अपनी भूल स्वीकारनी पड़ी। उनकी ख्याति थोड़े ही दिनों में सारे देश में फैल गई। 4 वर्ष बाद ही उन्हें लंदन शिशु चिकित्सालय में नियुक्ति मिली। यहीं एक सेवाभावी चिकित्सक जेम्स स्केल्टन एंडरसन से उनकी मित्रता हो गई। यह मित्रता आगे चलकर इतनी गहराई कि वे कुमारी गेरेट से श्रीमती एंडरसन बन गईं। यहाँ उन्हें एक बार और संघर्ष करना पड़ा, अपने लिए नहीं रोगियों के लिए। टेम्स नदी के तट पर पुराना जहाजी गोदाम इस चिकित्सालय के सर्वथा अनुपयुक्त था। वे इसका स्थान परिवर्तन चाहती थीं। इसके लिए उन्हें प्रबंधकों से संघर्ष करना पड़ा जिसमें वे सफल हुई। एलिजाबेथ एंडरसन ने M0D0 की डिग्री भी हासिल की। पेरिस के एक मेडिकल कॉलेज ने महिलाओं को M0D0 करने की सुविधाएं देने का निश्चय किया तो उन्होंने उसके लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें परीक्षा देने की स्वीकृति मिल गई। पेरिस जाकर परीक्षा देने के बाद वे विश्व की पहली महिला M0D0 होने का सम्मान पाने में सफल हुईं। इंग्लैंड में अभी तक महिलाओं को डॉक्टर बन सकने की सुविधा देने वाला एक भी चिकित्सालय नहीं था। ये कमी उन्हें बहुत अखरती थी। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पति व पिता की संपत्ति का एक बड़ा भाग इस पुण्य कार्य में लगाकर एलिजाबेथ गेरेट एंडरसन हॉस्पिटल की नींव रखी। आज यह विश्व के बड़े चिकित्सालयों में एक माना जाता है। ये लंदन का पहला अस्पताल था जहां महिलाओं को डॉक्टरी पढ़ने की सुविधाएं दी जाती थीं। इस चिकित्सालय के खुलने के बाद डॉक्टरी क्षेत्र में पुरुषों का एकाधिकार समाप्त होने लगा। दूसरे चिकित्सालयों ने भी महिलाओं के लिए अपने द्वार खोल दिए। आज सर्वत्र मेडिकल क्षेत्र में समता का जो राज्य दिखाई देता है इसका श्रेय एलिजाबेथ गेरेट को है। पूरे 20 वर्ष तक श्रीमती एंडरसन अपने इस चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सक रहीं। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ इतने बड़े चिकित्सालय का प्रबंध संभालकर उन्होंने नारी को घर और बाहर एक सम्मानित व्यक्तित्व दिया।